चले जी, अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। हम हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात कर रहे हैं। टी.एस. एलियट बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि जनाब आपने हिस्टोरिकल सेंस कैसे लेनी है, इसके बारे में उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए और इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके पार्ट 1 में। आगे देखते हैं। अब जब वो जोर दे रहे होते हैं ना इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, वो अब हमें खूबी बता रहे हैं ट्रेडिशन की, कि ट्रेडिशन की खूबी क्या है। एलियट कहते हैं कि कोई राइटर ऐसा नहीं है हैज हिज वैल्यू, जिसके पास उसकी अपनी जाती कोई वैल्यू हो या कोई जाती अहमियत हो इन आइसोलेशन। ये भी आपकी कोटेशन है। नो राइटर हैज हिज वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन। कोई भी अकेला बैठ के अपनी वैल्यू नहीं बना सकता जब तक आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं करते हैं। आप अकेली क्लास में हैं तो आपकी वैल्यू उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक आपके साथ कोई कंपेयर एंड कंट्रास्ट में ना आ जाए, फिर वैल्यू बनती है। आइसोलेशन में कोई भी काम को हम वैल्यू या सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते हैं। आगे कहता है कि अगर हमने ये जज करना है ना किसी भी काम को, किसी शायर के काम को या किसी आर्टिस्ट के काम को, फनकार के काम को, तो हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। यहाँ पर लिखे पोइट एंड आर्टिस्ट और इज इक्वल टू लिखे कंपेयर एंड कंट्रास्ट और नो सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन नहीं हो सकती उसके काम की। अब ये जो काम होता है वो हमने लेके जाना है माजी के काम के साथ, और फिर हमने आज के पोइट का माजी के पास्ट के पोइट्स के साथ मुआयना और मुआजना करना है। इसी तरह से वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट को बहुत जरूरी कहते हैं कि फॉर फॉर्मिंग के अगर हमने बनाना है एक आइडिया तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानती हैं आपको ड्रामा में भी 2 ऐसे ही किरदार दिए जाते हैं। आपको किसी भी किस्म का ये उठा ले नावल, उसमें 2 किरदार दिए जाते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट्स होते हैं। मिस्टर एंड मिसिज रमजी एक दूसरे का ऑपोजिट है। हेडा देख लें, टेस्टमैन देख लें, या हेडा देख लें, वो टेस्टमैन की आंख देखें, हेडा देख लें या अल्वेस्टर देख लें, वो सारे ऑपोजिट्स हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप इनके अंदर से अब अपना क्रिटिकल एनालाइज करके बताएंगे जनाब इनमें क्या था। अब बताया उसने यही है कि ये जरूरी हो जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एन आइडिया ऑफ द रियल वर्थ। अगर किसी भी चीज की हकीकी हैसियत हमने हासिल करनी है, उसको समझना है, सिग्निफिकेंस समझनी है ऑफ अ न्यू राइटर, अगर एक न्यू राइटर की अहमियत समझनी है तो हमने आइडिया देखना है कि उस आइडिया की कितनी वर्थ है, उसकी कितनी हैसियत है और फिर उसके काम की कितनी अहमियत है। एलियट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि ट्रेडिशन जो है डायनामिक है। याद रखिएगा ट्रेडिशन चेंज होती है, डायनामिक है, मुतहर्रक है, साकन नहीं है, रुकी हुई नहीं है। उसके मुताबिक, किसके मुताबिक? एलियट के अपने मुताबिक। वो क्या कहता है कि ट्रेडिशन इज नॉट एनीथिंग फिक्स एंड स्टेटिक। ये एलियट ने कहा कि क्योंकि डायनामिक कह रहा है ना, डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रक, और फिक्स्ड एंड स्टैटिक यानी रुकी हुई। तो उसने पहले बता दिया कि वो डायनामिक है, वो रुकी हुई है ही नहीं है। इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कर रही है, ग्रो कर रही है और बिकमिंग डिफरेंट हो रही है फ्रॉम व्हाट इज इट। क्या ये है और 10 साल बाद क्या होगी, ये मुख्तलिफ हो जाएगी, और 10 साल पीछे की आप मुख्तलिफ थी। राइटर जो है ना, आज के राइटर मस्ट सीक गाइडेंस, उन्हें गाइडेंस लेनी चाहिए अपने माजी से। ये इनका हमें एक मशवरा है। जब आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई शायरी करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, तो माजी से आप जो है ना अपना जाके मुआजना करेंगे। आगे बताना चाहते हैं कि हाउ एवर ताहम ही मस्ट ट्राई टू कंफर्म। वो अब हमें ये यकीन दिला देना चाहते हैं कि हमें कंफर्म कर देना चाहते हैं कि उनके मुताबिक लिटरेरी ट्रेडिशन जो है ना इम्पोर्टेंट है। लेकिन बट से वैसे हम जुमला स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब इन्होंने बट से जुमला स्टार्ट किया हुआ है। इवन हम कोमा लगा के बट से जुमला स्टार्ट करते हैं, बी छोटा लिख के। बट जस्ट एज द पास्ट डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द प्रेजेंट, सो द प्रेजेंट अल्टर्स एंड मॉडिफाइज द पास्ट। अगर हमें माजी हदायत देता है, माजी रहनुमाई देता है हाल में आके, तो हाल क्या करे, उसे थोड़ा सा तरमीम कर दे, थोड़ा सा तब्दील कर दे पास्ट को, तब लेके आए, तब नॉवेलिटी आएगी ना। अगर आप वैसे का वैसे ही उसको सेम टू सेम लिख देंगे तो नॉवेलिटी तो चली जाएगी, फिर तो आ जाएगी एडहेरेंस, वो स्लैविश को इमिटेशन आ जाएगी और ब्लाइंड एडहेरेंस आ जाएगी और मेर स्लैविशन आ जाएगी, मेर इमिटेशन आ जाएगी। लेकिन आपने इसको मोडिफाई का वर्ड जरूर यूज करना है कि पास्ट से डायरेक्शन ले, हदायत लें, गाइडनेस लें, बट डोंट कॉपी द ऑल पास्ट सेम एज टू एज, मोडिफाई करके लगाएं। फिर जब होगा ना एक नया काम आर्ट के अंदर बन जाएगा और वो रियली न्यू होगा और वो ओरिजिनल भी होगा। जैसे याद है सिडनी ने भी तो यही कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं इमिटेशन है, शायर ने तो नए किरदार तख्लीक कर दिए, नई चीजें ले आए, तो उसने तो कॉपी की नहीं। यही बात इसने आके यहीं पे कह दी है कि आप हदायत लें तो, लेकिन हदायत को मॉडिफाई करें। ठीक हो गया बात, इसने भी वैसे ही कर दी, लेकिन इसने जरा जिद्दत में आके कर दी। न्यू है ना ये, 20th सेंचुरी का हमारे पास क्रिटिक आ गया। क्रिटिक भी है, शायर भी है, ड्रामाटिस्ट भी है इस मामले में। और ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश से ये अमेरिकन था, अमेरिकन से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश चला गया, यूके चला गया, उधर ही नौकरी की, उधर ही शादी की, फिर उसने वापस अमेरिका आना मुनासिब ही ना समझा, यूके की ही नेशनैलिटी ले ली इसने। फिर तो जाहिर है नजदीक नजदीकी तो थे इनकी, इन जुबानें भी एक ही थी, फिर वहां ही रह गए।
1965 में इनका इंतकाल हो गया। फिर याद रखिएगा ये इनका ऐसे 1919 का है, 1919 का ये ऐसे है, ठीक है, इगोइस्ट में छपा था। वो मुझे मिलता पॉइंट तो मैं आपको वो भी निकाल के भेजती हूँ। आगे इसने कहा कि तमाम का तमाम जो ट्रेडिशन होता है ना वो मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन बहुत हल्की, स्लाइटली मॉडिफाई करनी है उसको, हल्का सा उसको अल्टर करना है, और फिर आपने हदायत लेके माजी से नई चीज तहलीक कर दी। एलियट यहाँ ये भी कहते हैं कि जो ताल्लुक है ना माजी का और हाल का, दोनों का आपस में जो ताल्लुक है ना, प्रेजेंट इज नॉट वन साइडेड, वो हमारे सामने एक यक तरफा नहीं होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए, यानी दोनों का बाहमी ताल्लुक होना चाहिए। जैसे होती है ना यक तरफा मोहब्बत, वो नहीं होनी चाहिए, दोनों का बाहमी ताल्लुक होना चाहिए। यानी अगर इधर पास्ट है तो माजी से मिले, और माजी जो है वो जाके इधर पास्ट से मिले, दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाना है आपने। पास्ट हमें हमेशा हदायत देता है, और प्रेजेंट जो होता है इटसेल्फ अपने आप मॉडिफाई, तब्दील कर लेता है, बदल देता है अपने आप को माजी की, जैसे कहते हैं ना सख्तियां देखकर, माजी की चीजें कुछ देखकर हम अपने आप को थोड़ा सा तरमीम कर देते हैं। एलियट कहता है कि एग्जिस्टिंग मोनूमेंट्स, ये जो हमारे सामने यादगारें मौजूद हैं, आज की यादगारों की शक्ल में हमारे सामने आइडियाज मौजूद है। अगर आप देखेंगे ना पैराडाइज लॉस्ट एक यादगार ही है हमारे सामने। अगर हम देखते हैं अरिस्टोटल की, ये अभी हमने जो स्टडी की है पोलिटिक्स से, एक मोनामेंट है हमारे सामने में, एग्जिस्टिंग मौजूद, उसकी शक्ल में, मिसाली शक्ल में मौजूद है, ऑर्डर अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं के दरमियान भी है, विच इज मॉडिफाइड, जो थोड़ी बहुत मॉडिफाई, जब आप भी कोटेशन लिखती है ना तो आप भी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ही देती हैं, सेम टू सेम बुक जैसी नहीं लिखी जाती है। बाय द इंट्रोडक्शन, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं नए काम का और आर्ट के अंदर, अमंग देम उसके अंदर, द एग्जिस्टिंग ऑर्डर इज कंप्लीट, एग्जिस्टिंग का ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है बिफोर द न्यू वर्क्स अराइव्स। जब हम किसी मौजूदा काम की तरतीब देते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं, तो फिर अराइवल होता है एक नए काम का, ठीक है। और जब ये नया काम इंट्रोडक्शन हो जाता है विद इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्क, तो न्यू वर्क बन जाता है, अराइवल आ जाती है, कंप्लीट कर देता है, तो फिर नया काम इंट्रोड्यूस हो जाता है। पहले हमारे पास आमद आती है, फिर हमारे पास कंप्लीशन आती है मुकम्मल, और फिर हम मुतारिफ करवा देते हैं एक नए काम को। और वो जो नया काम होता है ना, होल एग्जिस्टेंस ऑर्डर होता है, उसका सारे का सारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्लाइटली अल्टर्ड, थोड़ा सा तरमीम करके बताइएगा आप उससे, क्योंकि टी.एस. एलियट बजाते खुद भी मेटाफिजिकल पोइट थे, तो इन्होंने जॉन डन से इंस्पायर होके गई थी पोइट्री, तो इन्होंने उसके स्टाइल को लेकर तो थोड़ा सा अल्टर कर दिया था, चेंज किया था। अब ये उसने कहा हर ग्रेट शायर जो होता है ना, जैसे वर्जिल लगा ले, डेंटे लगा ले, शेक्सपियर लगा ले, इन सब ने क्या किया, एड्स समथिंग, इन्होंने डाला है लिटरेरी ट्रेडिशन, पुराने लोगों की बातें डाली हैं, आउट ऑफ विच द फ्यूचर पोइट्री विल बी रिटन, और उसके बाद इन्होंने मुस्तकबिल के किया, और ऐसे मुस्तकबिल में होगा। शेक्सपियर को देखेंगे ना, वो भी अपने पुराने लोगों से, ये जो उसने जितने भी लिखे हैं काम, वो पुराने लोगों से इंस्पायर होके किया। मुझे उसके काम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसने जो ड्रामा लिखे थे पुरानों से लिखे थे मुतासिर होकर, डेंटे ने भी पुराने से, वर्जिल ने भी पुरानों से मुतासिर होकर लिखा था। आगे क्रिटिक्स ने आके काम किया तो इन्होंने भी तो अपने पुरानों से मुतासिर होकर काम किया, ऐसे किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस काम में अल्टरेशन की है, बस इस पे उसने बहुत जोर दिया। आगे लगा दे, पोइट का जो काम है ना, हाल में कंपेयर किया जाता है उसको माजी के साथ, ठीक है, माजी के काम के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अब इट इज जज्ड, अगर हम इसको जायजा लेते हैं, हम इसको राय देते हैं इसके बारे में कि जनाब बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट, के माजी के मयार क्या थे, हम इस मामले में जायजा लेते हैं, तभी हम तनकीद निगारी करते हैं। जब आप अपने सामने एरिस्टोटल का भी काम रखते हैं, प्लाटो का भी काम रखते हैं, सिडनी का भी काम रखते हैं, फिर हम इनके बाद आके अपनी तनकीद निगारी के अपने राय पेश करते हैं ना कि इनके बाद इनके काम में क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, तो फिर हम तनकीद निगारी करते हैं। लेकिन उसने क्या है, इस राय के मुताबिक डज नॉट मीन डिटरमिनिंग गुड और बैड। अगर हमने ये सारा अपनी राय देनी है तो हमने राय गुड और बैड के लिए नहीं देनी कि प्लेटो अच्छा था। देखें, प्लेटो को भी किसी ने बुरा नहीं कहा। आपने प्लेटो की पढ़ी है ना वो डिफेंस, तो उसने क्या कहा, उसने कहा प्लेटो ने ठीक है जनाब कहा, Yes. वो भी तो क्लाइंट ही अपने लेना चाह रहा था, फलसफे का उसका मदरसा था, तो वो चाहता था कि फलसफे में एडमिशन ले लो, जरूरी तुमने आर्ट्स में जाना है। तो हमने उसके भी वहां लाज रखी, उसको भी हमने बुरा नहीं कहा कि जी प्लेटो ने ये कहा, क्योंकि दोनों में आपने राय रखनी है जब आप किसी का काम चेक कर रहे होंगे। तो इसी तरह उसने कहा कि अगर डज नॉट मीन, ये भी मतलब नहीं है कि डिसाइड कर रहे हैं वेदर द प्रेजेंट वर्क इज बेटर और द वर्स देन द वर्क ऑफ द पास्ट। हम नहीं कहेंगे कि माजी का जनाब वो आज का हाल का बड़ा ही बुरा काम हो रहा है, माजी में तो बड़ा शानदार काम था, हमने ये नहीं कहना, अच्छाई बुराई नहीं बतानी, हमने उनमें से थोड़ी सी लेके अल्टरेशन करके गाइडेंस देनी है, डायरेक्शन लेनी है और अपने आप को बेहतर बनाना है। इसी तरह से जो एक ऑथर होता है ना
हैं प्रेजेंट के अंदर, सर्टनली नॉट टू बी जज, उसको जज नहीं किया जा सकता है उन उसूलों के, उन मेयारों के मुताबिक जो कि माजी के थे। माजी में असूल और थे, आज के असूल और हैं। उसने जो अपना काम दिया है वो उसने आज के काम के मुताबिक दिया है। देखिए जो नई टर्म्स आई थी, ट्रेजाई कॉमेडी लगा लें या किसी और भी टर्म को लगा लें, वो सारी के सारी उन्होंने माजी से ली, लेकिन उन्होंने अल्टरेशन करके उसमें अपनी कुछ इनहेरेंस डाल दी, अपनी खूबियां डाल दी, तो वो नई चीज बन गई। असूल उन्होंने वहां से ले लिए। इसी तरह से ये बताना चाहता है कि जनाब कंपैरिजन जो होता है ना, वो पर्पस इज द कंपैरिजन इज द मेड फॉर द पर्पस। हमने जो मुआजना करना है ना, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि हमने तज्जिया करना है, हमने किसी की अच्छाई बुराई नहीं निकालनी, हम फॉर्मिंग कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू काम को। इसके आगे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल है, बाहमी राब्ते से ही आ रहा है, और ये शायर की मदद करता है कि अंडरस्टैंड करे आज के हाल को। उसी तरह से ये रोशनी भी डालता है माजी के ऊपर। और हम देखते हैं कि जनाब ये जो आइडियाज थे हमारे साथ पास आए थे, व्हाट इज रियली इंडिविजुअल एंड न्यू, कितने नए और कितने इनफरादी आइडियाज हमारे पास आए हैं। अब एलियट ने हमें एक्सप्लेन मजीद किया है अपने इसी ऐसे के दौरान कि ये सेंस ऑफ ट्रेडिशन होती क्या है। उसने पहले तो कहा ना कि जाके वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन को देखो, अब कह रहा है सेंस ऑफ ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि पोइट बस ट्राई करे टू नो पास्ट एज अ होल, और माजी में चला जाए और माजी का ही हो जाए और माजी का ही बन के रह जाए, नहीं, उसको बड़ी मेहनत करनी है इस इम्पॉसिबल को एज वेल एज अनडिजायरेबल, कि अगर आप ऐसा काम करेंगे, एक तो मुमकिन भी नहीं है कि आप माजी में जाओ सारे के सारा माजी को टटोलते रहें, ये नामुमकिन है। और मैं ये डिजायर भी नहीं कर रहा कि आप ऐसा करें, मैं कहता हूं पास्ट मस्ट बी एग्जामिन, उसका जायजा ले क्रिटिकली, तनकीद निगार के तौर पर, लेकिन ओनली अहमियत भी उसकी देखें। इट शुड नॉट बी एक्वायर्ड, और एक्वायर नहीं हो सकता, आप इसको ऐसे ही जाके जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जाके 50,000 साल पुराने काम को देखना, जैसे 4,000 साल ही चले गए, अरिस्टोटल के काम को देखना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत की, इतने पॉइंट्स मिले, और फिर वो हमने उसी पॉइंट में फंस गए, तो उसकी तो हमें कोई अहमियत ही नहीं मिली जब तक हमने उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं करना, और इसकी जरूरत भी कोई नहीं रहेगी। लेकिन सेंस ऑफ ट्रेडिशन का मतलब हिस्टोरिकल सेंस है, उसका मतलब ये है कि आप जाएं, डज नॉट मीन, ये भी मतलब नहीं है कि पोइट शुड नो ओनली फ्यू पोइट्स whom he admired, ये भी मतलब नहीं कि पोइट जाए और अपने अच्छे अच्छे शायरों को माजी में से टटोले, उन्हीं को निकाले, उन्हीं का जायजा ले और वापस आ जाए। इसका मतलब होगा कि जनाब ये उसने इमेच्योरिटी का काम किया, इनएक्सपीरियंस का काम किया, ना तजर्बाकारी और जो कहते हैं ना छोटे दिमाग होने का काम कर दिया शायर ने। ऐसा नहीं करना, शायर को क्या करना है, कंटेंट करना है, मेरली टू नो सम पार्टिकुलर एजेस, उसको कंटेंटेड होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए कि मैं कुछ खास दौर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ खास पीरियड की तरफ जा रहा हूँ, जैसे एलिजाबेथियन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड, रेनेसा पीरियड, एलिजाबेथियन के बाद और क्या था ये पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सारों के कहते हैं वो पीरियड्स के वाइस जाके देखेगा, ऐसे नहीं कि एक एक बंदे के जाके जिंदगी को टटोलता फिरेगा। इसके बाद करेगा, इट विल बी प्लेजेंट हो जाएगा और डिलाइटफुल हो जाएगा, और इसके साथ ही नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेंस ऑफ ट्रेडिशन। सेंस ऑफ ट्रेडिशन ये नहीं रहेगी, सेंस ऑफ ट्रेडिशन यही है कि आप कॉन्शियसनेस रखें ऑफ द मेन करंट आज की बात के साथ, और डज नॉट फ्लो इनवेरिएबली थ्रो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इसके अंदर बहते ही चले जाएं, इसी बहाव में चले जाएं जहां पर आप गए हुए थे माजी के अंदर। नहीं, मोस्ट डिस्टिंग्विश करें उसको रेपुटेशंस के साथ, रेपुटेशन होती है ना, साख आबरू, इस अपने साख और आबरू के साथ माजी और हाल का आपस में एक अच्छा अवेयरनेस रखे, कॉन्शियस रखे, अवेयरनेस रखे। दूसरे लफ्जों में मैं बताना चाहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है ना, इसमें शायर को क्रिटिकली जायजा लेना है, जज क्रिटिकली करना है उसके मेन ट्रेंड्स का, वहां पर क्या बात चल रही थी उस वक्त, व्हाट आर द इंसिडेंट्स, वो कौन से इंसिडेंट्स थे जिनमें ये बात उस वक्त बनी थी, कैसे उसने शायर ने लिखी, क्यों लिखी, क्या वजह आ गई थी, ये एक क्रिटिकल गिफ्ट है उसका, इसको आपने मेजर करना है, बाद आपने रियलाइज करना है, रियलाइज करेंगे आप समझेंगे इसको, मेन लिटरेरी ट्रेंड्स को, कि उस वक्त की सबसे मेन लिटरेरी ट्रेंड क्या आ रही थी, आर नॉट डिटरमाइंड बाय द ग्रेट पोइट्स अलोन, और शायद अकेला ही जाके इन सारे पॉइंट्स को नहीं समझ सकता, स्मॉलर पोइट्स को भी जाकर वो देखे, यही नहीं कि आप वहां से जाके मिल्टन उठा लें, आप वहां से जाके बड़े बड़े सारे पोइट्स उठा लें हिस्ट्री से, आपने पुराने छोटे छोटे पोइट्स को भी देखना है, और इन पोइट्स के काम का जायजा लेने के बाद आपने अपनी भी राय रखनी है कि भाई मैंने माजी से हिस्टोरिकल सेंस क्या ली है। अगर पोइट में ऐसा करना है तो आर्ट नेवर इम्प्रूव्स, अगर वो ऐसा मस्ट रियलाइज करेगा, अगर आर्ट कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, दो इट्स मटेरियल नेवर रिमेन्स द सेम। अगर वही बात उसने कह दी, अगर स्लेविश इमिटेशन करेंगे तो आप कभी भी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर आप यूरोप में चेंज देखते हैं, और ये चेंज डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेट राइटर लाइक शेक्सपियर, होमर ग्रोन आउटडेटेड, जनाब वो पुराने हो गए ना, इसका मतलब ये नहीं, लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, उन्होंने अपनी अहमियत खो भी, आप ये भी नहीं कहेंगे कि उनकी अहमियत खत्म हो गई है।
है। किन की? जो पुराने राइटर्स थे। क्यों? क्योंकि अगर आप माजी में देख रहे हैं तो आप उनकी अफादियत को खत्म नहीं देख रहे। ग्रेट काम जो हो रहा है आर्ट का, लूज देयर सिग्निफिकेंस, जी आज बड़ा अजीम काम हो गया, शेक्सपियर को भूल जाए जी, अरिस्टोटल को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुई है, देयर इज नो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। कोई भी यहाँ पर ऐसी बेहतरी नहीं आ सकती है किसके अंदर? आर्ट के अंदर, अगर वो जाके अपने माजी का साल चाल नहीं देखेंगे। रिफाइनमेंट करनी चाहिए उन्हें और डेवलपमेंट करनी है। रिफाइनमेंट वही होता है ना, आप थोड़ी थोड़ी इसमें तब्दीली करें और उसको, उस तब्दीली को फिर तरक्की दे। शायर ने अगर कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली की, जैसे पहले क्या था, वो राइमिंग स्कीम पे बड़ा जोर देते थे, मीटर पे बड़ा जोर देते थे, फिर बाज लोग उन्होंने कहा राइमिंग स्कीम छोड़ो, मीटर छोड़ो, सब छोड़ो, ऐसी बातों को, तो फिर उन्होंने उस पर भी तब्दीलियां कर दी, रिफाइनमेंट कर दी, अल्टरेशन कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी। इसी पॉइंट को व्यू को आर्टिस्ट को कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द आर्टिस्ट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर हम जाके उनके क्वालिटी वाले काम को जाके इम्प्रूव करना शुरू कर दें, उसको हम कहेंगे जो वो ग्रेट वर्क थे, ऐसा ग्रेट वर्क हम नहीं कर सकते, हम उनकी इंप्रूवमेंट करते हैं, तो फिर आर्टिस्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आएगी? आर्टिस्ट ने अपनी नोवेलिटी के साथ बताना है कि मैंने वहां से सीखा, ये मैंने आपको नया करके बता दिया। नो एडहेरेंस कॉपी, नो स्लेविश इमिटेशन, मैंने नहीं किया। एग्जांपल वो मैं दे रहा, इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट आर्ट ऑफ शेक्सपियर इज द बेटर ऑफ द हायर देन द एलियट। हम ये भी नहीं कहेंगे जनाब शेक्सपियर ने बड़ा बेहतर काम कर दिया एलियट के मुकाबले में। दे वर्क्स आर डिफरेंट काइंड्स, दोनों ने काम ही मुख्तलिफ किया। उसने ड्रामा लिखा है, उसने नज़में लिखी है, उसने अपने दौर का शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है, इसने अपने दौर की द वेस्टलैंड लिखी, जो कि बड़ी एपिक कहलाती है। और ये वेस्टलैंड से मशहूर हुआ था, ये याद रखिएगा, अपने इस ऐसे से मशहूर नहीं हुआ, लेकिन इसका ऐसे मैनिफेस्टो समझा जाता है, मॉडर्न दौर का नया काम समझा जाता है, इसीलिए आपके सिलेबस में दिया गया है। उन्होंने कहा जो मटेरियल दे वर्कड वाज डिफरेंट, दोनों का काम ही डिफरेंट था, दोनों का दौर डिफरेंट था। लेकिन एलियट ने जाके उससे मुशाहदा किया, उससे जाके कुछ चीजें देखी, उससे जाके कुछ बातें देखी, तो उसको उसने समझा। आप देखो, पता नहीं ये हो जाता है रिकॉर्ड के नहीं होता। टी.एस. एलियट ने जनाब ये भी बताया कि कॉन्शियस ऑफ क्रिटिसिज्म, हमें अकल होनी चाहिए जब हम किसी पे कोई बात कर रहे हैं, तनकीद निगारी कर रहे हैं, तो उससे हमें अवेयर होना चाहिए। और वो बना देते हैं थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन, फिर हमारी बनती है थ्योरी अगर हमें सेंस के साथ बनती है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशन क्या करती है? एक्वायर अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ एरुडिशंस, हमारे पास एक बड़ी ज्यादा जिसे कहते हैं ना रिडिकुलस अमाउंट्स आ जाती है, इतनी अमाउंट आ जाती है एरुडिशंस की। एरुडिशंस होती है उलमा फजला, वो लोग जो बड़े आलम फजल है। आज के दौर में जाहिर है तालीम बढ़ गई है, उस दौर में तालीम कम लोगों के पास थी, आज के दौर में तालीम ज्यादा लोगों के पास है। तो ट्रेडिशन बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जनाब तालीम वाले आलम फजल बंदे भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। फोर देयर हैड बीन ग्रेट पोएट्स, अगर ग्रेट पोएट्स हैं हु वर नॉट लर्नड, कुछ ऐसे पोएट थे, आज के आलम फजल बंदा भी ऐसी पोएट्री नहीं कर सकता। ये जो एरुडिशंस होते हैं ना, ये आलम फजल होते हैं, लर्निंग मैन होते हैं। उसने कहा माजी में तो ऐसे ग्रेट बंदे थे जो तो कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे। फर्दर ये है कि मच लर्निंग स्किल्स एंड सेंसिबिलिटी, आज में जितनी आप तालीम पढ़ते थे ना, कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं, ये गला सरा हो गया, वो तो उसकी सेंसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू एलियट ने भी यही कहा कि नॉलेज डज नॉट मेयरली मींस बुकिश नॉलेज। हम ये नहीं चाहते कि आप एमए की किताबें पढ़ें और फिर भी आपको तालीम कोई ना आए, आपको अकल कोई ना आए, ये नहीं है। बुकिश नॉलेज का मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस ले। आपकी जो कैपेसिटी है ना एक्वायरिंग नॉलेज करने की, वो डिफर होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन। हर एक बंदे की अपनी एक सेंसिबिलिटी होती है, अपनी एक एबिलिटी होती है सीखने की। ये कंक्लूजन की बात आ रही है। कुछ जो होते हैं आसानी से समझ आते हैं, कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि मच स्वीट फॉर इट, ठीक है जनाब हम कर लेंगे। स्वेट देना पड़ता है उन्हें, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है काम सीखने के लिए। लेकिन हम अगर ये समझेंगे ना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पोएट टू एक्वायर, हर शायर की जरूरत है, इसका फर्ज बनता है कि वो ये हासिल करे, पसीना बहाए अपना इस काम को हासिल करने के लिए, यही उसकी एबिलिटी है। और उसको नॉलेज होना चाहिए, पास्ट का इल्म हासिल करे और कंटिन्यू करे, अपने इस इल्म को कॉन्शियस रखे और थ्रू आउट द कैरियर, अपने कैरियर में जितनी देर काम कर रहा है ये करता रहे और इसकी अवेयरनेस रखे ट्रेडिशन के शार्पनेस के साथ, अपनी पोएटिक सेंसिबिलिटी के साथ। और इंडिस्पेंसिबल है, ये इंडिस्पेंसिबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि पोएटिक क्रिएशन के लिए ये नॉलेज ऑफ द पास्ट आपका बहुत जरूरी है। ये आपकी वो लाइन है जो आपने जान डाल देनी है कि जनाब नॉलेज ऑफ द पास्ट के बगैर तो हमारी पोएटिक क्रिएशन है ही नहीं, हमारा कैरियर है ही नहीं, पोएटिक सेंसिबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज दिस इज द indispensable for the poet or for the writer of today's. Thank you very much.